उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के उत्तराखंड आने की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। सबसे पहले पीएम अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम जाएंगे। इसके बाद उनका आदि कैलाश का दौरा होगा। साथ ही पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जागेश्वर के शौकिया थल पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक भी ली है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहाड़ी प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा। पीएम मोदी पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक सभा करेंगे, जहां पीएम बड़ी घोषणा भी करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के नहीं आज विश्व के नंबर 1 नेता हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड में आ रहे हैं। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पहले नरेंद्र नगर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पार्टी संगठन, सीएम समेत तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के देहरादून में पुलिस विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होने की खबर सामने आई है। राज्य में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसको जो है पटरी पर लाने के लिए कोई दिशा निर्देश वो देंगे। या राज्य में जो डबल इंजन का वादा आपने जनता से किया था, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती में कब उतरेगा, कब विकास उत्तराखंड में धरातल पर दिखाई देगा, कब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कब बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी इस मामले का भी संज्ञान लेंगे। उत्तराखंड के लिए इस सौभाग्य के दिन है कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड पधार रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम नरेंद्र नगर में है। सेंट्रल काउंसिल जोनल की काउंसिल की बैठक वहां पर है। उसके बाद देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनकी दूसरी बैठक है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमको भी उनका मार्गदर्शन और पाथे मिलेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे, जहां वे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करने जा सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक टिहरी के नरेंद्र नगर में संपन्न होने वाली है। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही कई दिग्गज सम्मिलित होंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वन्य जीव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वन्य जीवों के प्रति लगाव बढ़ाने और पर्यावरण बचाने के लिए वन विभाग ने बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ा है। स्कूली बच्चों ने इस मुहिम के चलते पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया और साथ ही प्रकृति को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया है। 1 अक्टूबर को आयोजित वन्य जीव प्राणी सप्ताह के दौरान नैनीताल के मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी के सूर्यांश ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं नैनीताल के अमित दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बालिका वर्ग में ज्योति फर्तियाल ने मैराथन में पहला और मीनाक्षी फर्तियाल ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस बार हम हर वर्ष जिसमें आयोजित करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग और सैलानी यहाँ आते हैं, तो उन सब के मध्य में जो है यह अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण आधार हैं।
तो उनको बचाए रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वन विभाग हर वर्ष जो है प्रथम सप्ताह अक्टूबर में इसका आयोजन करता है। तो उसी क्रम में हम भी जूह सोसाइटी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे कि बच्चों के बीच में भी अवेयरनेस बनी रहती है, एक उत्साह रहता है, एक प्रतीक्षा रहती है कि एक कार्यक्रम आयोजित होगा, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। वहीं लक्सर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी की अध्यक्षता में चयनित सांसद आदर्श गांव दल्लावाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अलग अलग योजनाओं की समीक्षा यहां पर की गई, जिसमें जननी सुरक्षा योजना, किलकारी योजना, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि दल्लावाला गांव के 206 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही कल्पना सैनी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि अस्पतालों में 24 घंटे प्रसव चिकित्सा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें, जिससे महिलाओं को कोई भी परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, इलाके 24 घंटे बिजली की सप्लाई वहां पर हो सके, ये भी निर्देश यहां पर दिए गए। और गांव पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है और मैं उम्मीद करती हूं कि अगली समीक्षा बैठक तक वो गांव अपना विकास स्वयं बता रहा है। 12 सड़कों के साथ 12 नालियां सर्वे के बाद, वो 12 सड़कें बन जाने के बाद उस गांव में पानी नहीं रुकेगा। इसके साथ साथ मेरे मौखिक कहने पर ही सीडीओ साहब ने तत्काल वहां नाले में काम लगाया है और नालों की सफाई हो रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि उन नालों की सफाई होने के साथ साथ जो है वहां आगे तक पानी की निकासी हो जाएगी और इरिगेशन विभाग भी उसमें जो है उस नाले के पानी की निकासी का प्रबंध करेगा। दूसरे, उस गांव में बीमारी महामारी का रूप न ले, इसके लिए निरंतर नाले की सफाई ही नहीं, वीडियो साहब के माध्यम से बराबर छिड़काव हो रहा है और जहां कहीं कुछ शंका हो रही है तो वहां लार्वा को नष्ट भी किया जाए। वहीं लक्सर में बाढ़ और बारिश के बाद किसानों की काफी फसल यहां बर्बाद हो गई, जिसका उचित मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए आप। लगातार जारी है। हर संगठन कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत और उत्तराखंड किसान मोर्चा संयुक्त रूप से लक्सर में एक बड़ी रैली निकालने के बाद तहसील मुख्यालय पर धरने के रूप में जाएगा, यानी कि प्रदर्शन करता है, धरना देगा। बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड किसान मोर्चा के गुलशन रोड। किस तरह की ये जो रणनीति है, किस तरह की है? क्या इतने आंदोलनों के बावजूद भी सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्या वजह है? ऐसा जसवीर भाई, ये सरकार गूंगी और बहरी। इस सरकार ने 1.5 साल दिल्ली में 700 किसानों के शहीद होने के बाद इनकी कानों तक आवाज गई थी और सुननी न किसान की दिल्ली में भी पड़ी थी और सुननी न उत्तराखंड में हरिद्वार में भी पड़ेगी। किसान लगातार, किसान संगठन अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए रोज सड़कों पर उतर रहे और ये सरकार गूंगी बहरी, जितनी दिन तक ज्यादा गूंगी बहरी रहेगी सरकार को उतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये लगातार जिला अध्यक्ष भारतीय किसान विजय शास्त्री जी होंगे, संजय चौधरी होंगे, रवि भाई होंगे, हम सब होंगे, सब मिलकर लगातार 2 महीने से ये जो बाढ़ आई इसको लेकर लगातार आंदोलनरत है और सरकार जो है किसानों की अनदेखी कर रही, जो कि आने वाले टाइम में सरकार को ये किसानों के आंदोलन बड़े भारी पड़ने वाले हैं। नहीं, जिस तरह से अब तक आंदोलन हुए उसमें राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी आए थे। उसके अलावा जितनी भी यूनियनें बनी हुई हैं तमाम संगठन ज्ञापन दे चुके हैं, जाम कर चुके हैं। तस्तमस सरकार हुई, 1 रुपया जो आपने कहा कि भाई इतना बढ़ाओ, उसमें एक रुपया बढ़ा सरकार ने, या अब आपको लगता है कि अभी और आंदोलन करने पड़ेंगे? कि किस तरह आपने अपने इन बातों को मनवाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा आपको? सरकारों से लगातार अपनी बात रखने के लिए सभी किसान संगठन एक मंच पर लगातार एक ही बात को उठा रहे कि जो बाढ़ से किसानों का नुकसान हुआ इसकी भरपाई के लिए आप इस मुआवजे को बढ़ाकर 10,000 रुपये बीघा करेगा। अगर ये सरकार नहीं मानती तो आज की पंचायत में एक अलग रणनीति बनाई जाएगी और हम अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके भाजपा के सरकार के मंत्रियों को, इस सरकार के नेताओं को गाँव में घुसने पर प्रतिबंध लगा देंगे। और जैसा हमने पहले भी करके दिखाया, ये गाँव में नहीं जा पाने के वोट तो क्या मांगेंगे। तो सरकार को चेताने के लिए यहाँ का किसान बड़ा मजबूती के साथ सड़कों पर उतराया और जब तक सरकार इन बातों की किसानों की नहीं मानेगी तो किसान चैन से ना तो बैठेगा ना सरकार को चैन से बैठने देगा। वहीं रुड़की में देहरादून से गई विजिलेंस की टीम ने उपखंड अधिकारी कार्यालय विद्युत विभाग के जेई और एसडीओ के साथ पिरान कलिया क्षेत्र में छापेमारी की है। इस दौरान विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी करने वाले 11 उपभोक्ताओं को रंगे हाथों पकड़ लिया।
वहीं विजिलेंस सहायक अभियंता विकास कुमार का ये कहना है कि काफी लंबे समय से पिरांकलिया क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते विजिलेंस की टीम ने बताई गई जगहों पर छापेमारी की, साथ ही बताया कि आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोग आए हैं ऊर्जा विभाग के विजिलेंस टीम में, तो उसके दौरान हमें पिरान कलियर की कुछ शिकायतें मिली थी। उन्हीं के आधार पर हमने कुछ चोरी के केस जो हैं वो देखे गए। कितने जगह पर छापा मारा गया? टोटल जगह हमारे पास 11 जगह हम गए हैं, 11 चेकिंग हमें मिली, जिनमें से पूर्ण रूप से जो चोरी है वो 10 थी और एक आंशिक रूप से चोरी है, जिसका मीटर हमने सील कराकर लैब को भेज दिया। सर, सभी के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे? मुकदमे अभी 10 लोगों के ऊपर दर्ज होंगे। एक चोरी का केस अभी कंफर्म नहीं है, जब वो कंफर्म होगा उसके बाद उस पर क्या अभियान अभी जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान जारी रहेगा। जितनी शिकायतें हमारे पास आती रहेंगी उसी हिसाब से हम ये अभियान जारी रखेंगे। वहीं प्रदर्शन का दौर जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि पिछले दिनों लक्सर खानापुर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी। किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार वहां पर परेशान है। प्रेम राइस मिल्स की तस्वीरें, जहां पर छापेमारी का दौर इस समय जारी। हरिद्वार की ये तस्वीरें, उप जिलाधिकारी ने यहां पर जाकर देखा। करीब 650 कुंटल यहां पर चावल बरामद किया गया। प्रेम राइस मिल्स पर छापेमारी की गई। में सूचना मिली थी कि सरकारी राशन को राइस मिल पे लाके लिया जा रहा है और फिर उसके अंदर जो भी इनकी मिलीभगत करके इसको ठिकाने लगाते होंगे और यहाँ वहाँ बेचते होंगे। इसकी जब शिकायत सुबह एक दिन पहले भी हमारे पास सूचना आई थी कि ऐसा ही संभवतः कहीं कहीं चल रहा है। आज सुबह सूचना मिली थी तो मौके पे हम लोग टीम के साथ आए हैं। यहाँ पे मंडी समिति की टीम भी है, सप्लाई की टीम भी है, हमारे राजस्व से भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो अभी उसकी सीलिंग की कार्रवाई और जो जितना हमारा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, उसकी जो भी सुसंगत धाराएं हैं जो भी इस पर एप्लीकेबल होंगी उसमें हम लोग मुकदमा भी कर रहे हैं। लक्सर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रूड की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी 503 मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली और तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि पिछले दिनों लक्सर खानपुर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी। किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके नुकसान का सही मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका फर्क नहीं पड़ेगा तो अगली तैयारी हमारी ये है कि हम संयुक्त बैठकर मीटिंग करेंगे और तय करेंगे और हम 4-5 हजार ट्रैक्टरों के साथ और 20,000 किसान देहरादून के लिए कूच करेंगे। और जब तक सरकारों को पहाड़ चढ़ा देंगे पहाड़ी से, ये सरकार देहरादून छोड़कर पहाड़ चढ़ जाएगी। जिस दिन हमने देहरादून का मूवमेंट बना लिया तो हम सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि चौधरी साहब हमारा नेतृत्व करेंगे और कई हजार ट्रैक्टरों के साथ देहरादून कूच कर देंगे जल्दी, अगर सरकार नहीं चेती तो। ये सरकार से यहाँ का जनपद का किसान पूरा तंग आ चुका है। ये सरकार उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की, किसान मजदूरों को सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सारी फसलें बर्बाद होगी, जगह जगह धरने चल रहे और सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और इसका खमियाजा 2024 में उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बार 2024 में उत्तराखंड से भाजपा सरकार का सुपड़ा साहब भारतीय किसान यूनियन करने का काम करेगी। इसका समाधान करो। ये हजारों लोग जो आए ये कोई किराए भाड़े पर नहीं आ रहे, ये अपनी पीड़ा बताने के लिए आए और इन पीड़ा का समाधान सरकारें करें। समस्या का समाधान होना चाहिए, समस्या बराबर किसान न करे। देखो ये कोई किराए भाड़े पे तो लेकर आने नहीं लोग, नए कहीं हुए हैं और ये तंग आए जंग आए वाले लोग हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोग निकल कर आए तो ये अपनी पीड़ा बता रहे और पीड़ा जो है अभी कुछ का समाधान एसडीएम हरिद्वार कह रहे हैं कि हम यही करेंगे और कुछ का जो है हमारे तहसील के जो भी पदाधिकारी हैं उसके माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। आजकल श्राद्ध का महीना चल रहा है। एक पखवाड़ा चलने वाले श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। ऐसे में हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान और पिंडदान के लिए आते हैं, क्योंकि नारायणी शिला मंदिर में तर्पण का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने कहा कि नारायणी शिला का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में है। ऐसे में हरिद्वार में पितरों के तर्पण की अहमियत काफी है।
राय ये है, भगवान नारायण की शिला, ये शिला 3 खंड में है। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली कहलाता है, क्योंकि भगवान का सिर है। कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा हृदय स्थान भगवान का, जिसमें भगवान की शक्ति वास करती, जिसका नाम नारायणी है, इसलिए इसका नाम नारायणी शिला है। चरण इसी के गया में है, विष्णुपाद, जहाँ लोग गया करने के लिए जाते हैं। वायु पुराण में ये कथा आती है, गयासुर ने नारद जी की प्रेरणा से बद्रिकाश्रम से भगवान के कमल स्वरूप श्री विग्रह का हरण किया था और भगवान से गदा प्रहार से युद्ध में ये शिला 3 खंड में विभाजित हो गई थी। हरिद्वार की जो नारायणी शिला है, इसके विषय में स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी, नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रनाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की एक शिला है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जबकि पौड़ी में फिलहाल डेंगू के मरीज कम हुए हैं। डेंगू के 2567 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में वर्तमान में 317 एक्टिव केस हैं। राज्य में 59 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में डेंगू से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों और कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट की खंडपीठ ने ईओ नगर पालिका नैनीताल द्वारा पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था और ईओ नगर पालिका को अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि जितने भी इस टाइप के आप कुत्तों को पकड़ेंगे जो लोगों को काट रहे हैं और उनको आप एक पाउंड में बंद करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नगर पालिका ने जिस संस्था को ठेका दिया था इस काम के लिए, उसने कुत्तों को पकड़ने के बाद जानबूझकर 40 से ज़्यादा कुत्तों को बिना कोर्ट की इजाज़त के, जबकि कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन था कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। इस पर दोबारा से माननीय न्यायालय ने ईओ नैनीताल को नोटिस जारी किया था कंटेम्प्ट का, और आज जो ये संस्था थी जिनको ठेका दिया था उसके जो एमडी को भी न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और 10 तारीख के लिए पेश। वहीं बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड में भक्तों की भीड़ जुटी है। इसी बीच स्वस्थ होकर भारतीय टीम के क्रिकेटर ऋषभ पंत भी केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ धाम में लगभग आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। क्रिकेटर ऋषभ पंत का बद्री केदार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान युवा बल्लेबाज को देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर दिखाई दी। ऋषभ पंत पिछले साल दिसंबर में दिल्ली से अपने घर रुड़की जाते वक्त भीषण हादसे का शिकार हुए थे। अगली खबर लक्सर से, जहां पर शुगर मिल अपना पेराई सत्र कब शुरू करेंगे इसका भले ही कोई पता ना हो, लेकिन लक्सर और इसके आसपास के इलाकों में गन्ना कुल्हू ने अपना गन्ना पेराई सत्र शुरू कर दिया है। लेकिन खबर का दुखद पहलू यह है कि किसान की साल भर की मेहनत का दाम उसकी लागत के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है कि गन्ना कुल्हुओं की ओर से सत्र के शुरुआती दौर में गन्ना मूल्य मात्र 250 से लेकर 270 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया, जो पिछले साल के मेलों के मूल्य से काफ़ी कम है। किसानों ने ये कहा कि कुल्हू के दाम काफ़ी कम है। किसान पहले ही मौसम और कर्ज की मार से बेहाल हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।